सबसे पहले तो इस स्थान पर उपस्थित सभी पुण्यात्माओं को और सभी महानुभावों को मैं मनपूर्वक प्रणाम करूँगा, क्योंकि आप यहाँ पर आए हैं और कुछ बच्चे यहाँ पर आए। ख़ास करके मेरी रुचि तो उनमें है, क्योंकि वो अगली जनरेशन जो है, मैं आज यहाँ पर उपस्थित इसीलिए हूँ कि मैं अगली जनरेशन के लिए कुछ कर सकूँ। वो बच्चे जो कुछ बनना चाहेंगे, कुछ करना चाहेंगे, और इनमें से हो सकता है कल को चल के कोई गूगल या माइक्रोसॉफ्ट से भी बड़ा एंटरप्राइज़ खड़ा कर ले। तो ये हमारा मतलब एक छोटा सा हो सकता है, आज का ये एक डायलॉग है, लेकिन ये यूट्यूब पर भी रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप आने वाले समय में, क्योंकि यहाँ पर दिगंबर जवर, डॉक्टर दिगंबर जवर जैसे बड़े व्यक्ति यहाँ पे बैठे हैं, बालकिशन बलदवा जैसे इतने एक विचारवंत व्यक्ति है कि जो बहुत डीप विचार करते हैं और बहुत अच्छी बात करते हैं। इनके सवाल इन्होंने हमसे पहले बता के रखे कि ये सवाल, तो मैं बहुत खुश हुआ कि आज का जो कॉन्वर्सेशन होने जा रहा है बहुत अच्छा होने जा रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई यहाँ पर मैं अपने बारे में कोई पढ़ाई करूँ या कुछ करूँ। मैं चाहूँगा कि सीधे सीधे हम उस बात पर पहुँचे कि जिससे बच्चों का फ़ायदा होगा, हमारी अगले जनरेशन का फ़ायदा होगा। बलदवा जी ने शुरुआत में कहा कि हम जिस तरीके से त्यौहार मनाते हैं, 9 दिन के हम त्यौहार मनाते हैं, तो वो सेलिब्रेशन के रूप में ही मनाते हैं। लेकिन कितने सालों तक ये सेलिब्रेशन चलता रहेगा, ये सोचना बहुत ज़रूरी, क्योंकि अगर अगली पूरी जनरेशन हमको इंडिया छोड़ के चली जाएगी या औरंगाबाद छोड़ के किसी और बड़े शहर में चली जाएगी, तो औरंगाबाद में या नासिक में या पालघर में, जहाँ जहाँ पर भी हमारा समाज है, कितने लोग बचेंगे। तो ये हमको सेलिब्रेशन मोड से थोड़ा सोचने वाले मोड पे आना ज़रूरी है कि कैसे हम एंटरप्रेन्योरशिप को कंटिन्यू करें। हमारा जो ब्लड था वो अब ब्लड है या नहीं है, ये सोचे पहले हम, और उसके बाद में हम ये डिसीजन ले कि हम अगली जनरेशन को प्रेरित कैसे करें। तो मेरे साथ में जो कुछ भी हुआ मैं पहले वो शेयर करूंगा, ताकि अगर वैसी सिचुएशन, वैसी घटनाएं हम हमारे परिवार में और क्रिएट कर सके। तो मैं मतलब कभी मेरे अंदर कोई कॉन्फिडेंस कभी था नहीं एंटरप्रेन्योरशिप करने का वगैरह। पापा ने मेरे अंदर स्किल्स देखी। मेरे कॉलेज में जो एचओडी थे वो मेरे सबसे बड़े मामा जी, मेरे पापा, और ये बोले कि बेटा देख, हमारा कोई बहुत बड़ा फैक्ट्री लगाने जैसा है वगैरह, ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं। मैं तेरे को एक कंप्यूटर लेकर दूंगा और उसको इंटरनेट कनेक्ट करेंगे और तू फिर उससे पूरी दुनिया कनेक्ट करना। बोला पापा ये पॉसिबल नहीं है। और मैंने तो क्या किया था, मैंने बचपन से कसम खा रखी थी, जब वो रामायण महाभारत आती थी तो भीष्म प्रतिज्ञा देखी और बोला कि अब मैं ज़िंदगी में कभी, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि ज़िंदगी में कभी कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाऊंगा। और बड़ा गर्व खुद के ऊपर कि देखो क्या भीष्म प्रतिज्ञा ले रहा हूँ मैं करके, कि मैं ज़िंदगी में कभी कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाऊंगा। और फिर पापा ने फिर डंडा लेके खड़े हो गए एक दिन मेरे सामने कि तू क्या, तेरा बाप भी कंप्यूटर चलाएगा करके। तो मैं बोला यार मतलब ये अजीब है, मतलब अब ज़बरदस्ती मेरे को कंप्यूटर सीखना पड़ेगा करके। बोले देख पीयूष, मेरे को ये चीज़ नहीं आई, उस वजह से मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। 35 साल की सर्विस करने के बावजूद भी बैंक में कोई इज्जत नहीं मिलती आपको। तुमको कुछ, अगर खुद से तुम कुछ करोगे तो ही इज्जत मिलेगी। बोला ठीक है। अभी ये बोल रहे ज़बरदस्ती, और मैं भी थोड़ा मतलब वीक साइड में ही पड़ गया था। मेरी इंजीनियरिंग में 1 साल का ड्रॉप लग गया, ये लग गया। तो मैं बोला अभी जो बोलेंगे सुनना पड़ेगा, अपनी मजबूरी है, क्योंकि अपने नंबर लाए नहीं, हमेशा से एवरेज रहे, ऊपर से अभी 1 साल का ड्रॉप भी लग गया है, तो अभी जो बोलेंगे अभी सुनना पड़ेगा। 1 ही महीना सिर्फ कंप्यूटर कोर्स किया, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया, ऐसा लगने लग गया कि ये तो मैं इसी चीज़ के लिए बनाऊँ। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे हमारे सामने ऐसा चैलेंज क्रिएट करते हैं कि मैं ये नहीं सीखूंगा, वो नहीं सीखूंगा। उनको यही रिक्वेस्ट करना है। आज के ज़माने में तो अभी जैसे पापा ने मेरे को फोर्स किया था, अब हम वो फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन जैसे आज सुबह के सेशन में डॉक्टर मुंदड़ा ने जैसे बताया कि बार बार आप रिक्वेस्ट करो, समझाओ कि तेरे को ये करना ज़रूरी है, तेरे को ये AI ML सीखना ज़रूरी है, AR VR सीखना ज़रूरी है। आज मैंने सुबह एक यहाँ पे, मतलब शायद से वो आए भी होंगे, तो AR VR का उन्होंने स्टार्टअप शुरू किया है। औरंगाबाद से बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी के स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। ये हो रहा है, कुछ लोग कर रहे हैं, तो बाकी सब भी ये चीज़ें कर सकते हैं। अब इसमें मेरे पापा ने मेरे को क्या बोला कि जब मैं तेरे को एक कंप्यूटर लेके दे रहा हूँ पीयूष, अब तेरी इंजीनियरिंग हो गई है, तू बिज़नेस कर तुरंत। बड़े मामा जी ने बोला तू बिज़नेस कर। मेरे HOD जो थे वो बार मेरे को बोलते थे पीयूष तेरे में लीडरशिप स्किल्स है। तो 1 ही साल हुआ इंजीनियरिंग किए हुए, छोटे मोटे जॉब किए, बॉम्बे में जॉब किया, नासिक में जॉब किया, और तुरंत बिज़नेस स्टार्ट करना है।
तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। पापा बोले थे कितने साल लगेंगे तेरे को, 5 साल लगेंगे क्या, 1 रुपया मत कमा तू, अगले 5 साल तक 1 भी रुपया अगर नहीं कमाया तो भी चलेगा, लेकिन बिजनेस करना, फेल हो जाएगा ना मैं संभाल लूँगा, घर मेरा चलता है, 25-30 हज़ार रुपये की जो भी सैलरी घर में आती है उसमें घर चल जाता है। बोले पीयूष तेरे को किसी भी चीज़ की कमी होने दी क्या, फ्रूट मांगा है तो फ्रूट खाया है, सब्जी मांगी तो सब्जी खाया, हर चीज़ तुमने जो मांगी हो मैंने तुमको ला के दी है घर में, लेकिन 5 साल तक मेरे को तेरा कुछ भी नहीं चाहिए, तू बिज़नेस कर। बिज़नेस शुरू किया। अब बिज़नेस शुरू करते ही तुरंत सक्सेस आ गया, मतलब कमिटमेंट करता चला गया, अमेरिकन कस्टमर्स पकड़ता चला गया, तुरंत डॉलर आना चालू हुआ अकाउंट में। तो मैंने सोचा कि पापा की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या थी, तो 20 साल से एक ही चीज़ की रट लगाए थे कि ज़िंदगी में एक बार तो भी मारुति 800 खरीदूंगा। पहले महीने में ही मारुति 800 लेके आ गया पप। तो मैं बोला अभी ये रिएक्ट तो करेंगे, क्योंकि ट्यूबलाइट चालू रख दूँ या बाथरूम का 0 बल्ब भी चालू रख दूँ तो ये चिल्लाते मेरे ऊपर। अभी मारुति 800 लेके आया तो पक्का गाली पड़ने वाली है। दी गाड़ी पापा के पास में, चाबी दी पापा के पास में, कुछ नहीं बोले। अरे बोले ये आदमी 0 बल्ब भी लगा दूँ तो ये इतना परेशान करे मेरे को, और ये अभी कुछ भी नहीं बोले। ठीक है, बोला मेरे पापा कुछ अलग है, मैं सोचूं। फिर कुछ और महीने बीते और पैसा कमाया बिजनेस में, 5 मारुति स्विफ्ट कार एक साथ लेके आया और अपने एम्प्लॉयज़ में बांट दी। सब फिर पापा को बोला पापा मैंने एम्प्लॉयज़ को ये गिफ्ट दिया करके। उनको नहीं बुलाया मैंने गिफ्ट देते हो, क्योंकि मेरे को डर था कि वो रिएक्ट करेंगे करके, पता नहीं एम्प्लॉयज़ के सामने कुछ बोल देंगे मेरे को वगैरह तो अच्छा नहीं लगे, तो मैंने उनको नहीं बुलाया। मैंने खुद ही अपनी सबको चाबियाँ पकड़ा दी और पापा को फ़ोटो दिखा दी कि पापा देखो गाड़ियाँ पकड़ा दी सबको, कुछ नहीं बोले। तो मैं पूछा फिर मेरे को भी क्यूरोसिटी हुई कि क्यों नहीं बोले। बोले देखो तुमने मिलके कमाया, जिसने कमाया तूने उसको उसका हक दे दिया, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं बोला ये बात सही बोली पापा ने, उनका हक था, उनका हक मैंने उनको दे दिया। और एंटरप्रेन्योरशिप में मैं अब जितने 20 साल की मेरी एंटरप्रेन्योरशिप होगी, एक ही चीज़ मेरे समझ में आई कि जब तक आप दे रहे हो तब तक आप एंटरप्रेन्योर हो। जब आपने लेना शुरू कर दिया लोगों से तो आप ब्याज बट्टे का धंधा करना शुरू कर दिया, समझ लो। हमारे समाज को ब्याज बट्टे ने थोड़ा बदनाम किया भी है, और मैं चाहूँगा कि इस कल्चर को थोड़ा हम चेंज करें। अब एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर हम इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि समाज में अगर कोई नया एंटरप्रेन्योर बन रहा है तो मौका हमको ढूंढना चाहिए। क्योंकि देखो आज अमेरिका $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे बना, भारत 130 करोड़ लोगों का देश है, $3.5 ट्रिलियन तक पहुंचा है। अमेरिका सिर्फ 30 करोड़ लोगों का देश है और $30 ट्रिलियन तक पहुंचा है। उसका एकमात्र रीज़न है कि वहाँ पे जो अमीर लोग होते हैं वो गराज में जा के हर गराज में हर स्टार्टअप को ढूंढ रहे होते हैं कि किसके अंदर मैं पैसा डालूं। चाहे वो स्टीव जॉब्स है, बिल गेट्स है, जेफ बेजोस है, किसी का भी आप नाम ले लो, इनको ढूंढते ढूंढते इन्वेस्टर पहुँचे, इनके स्टार्टअप में पैसा लगाया। तो ये करना बहुत ज़रूरी है कि अच्छे बच्चों को हम देखें, टारगेट करें और उनको मेंटरिंग करें। जो हम शार्क टैंक पे देख रहे हैं आजकल की किस तरीके से वहाँ पे बोली लगाई जाती है, 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ वगैरह वैसी बोल, इस तरीके का हमारे समाज में क्यों नहीं शुरू कर सकते। औरंगाबाद तो सबसे बड़ा मतलब एंटरप्राइज हब है, ये आज का नहीं है, ये आज से इसके 2000 साल, मतलब मैं कैलासा टेम्पल देखने गया तो दुनिया के जो टॉप के 2 अजूबे हैं, एक तो मैंने राम सेतु देखा और दूसरा मैंने कैलासा टेम्पल देखा। मैं बाकी ये ताजमहल वगैरह में मैं नहीं मानता कि वो कोई बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट, क्योंकि वो घर जैसे बनाना था तो उसने बड़ा महल बना दिया तो ताजमहल बन गया। कैलासा टेम्पल नहीं बन सकता। अगर इंसान आज सोचे कि कैलासा टेम्पल बनाना है, कैलासा टेम्पल नहीं बन सकता। राम सेतु बनाने का सोचे, राम सेतु नहीं बन सकता। ये 2 अजूबे, और उसमें से सबसे बड़ा अजूबा तो मैं मानता हूँ कि कैलासा टेम्पल है औरंगाबाद में। तो एंटरप्राइज तो ये यहाँ की ज़मीन में है। अजंता एलोरा है, देवगिरी फोर्ट, तो ऐसा तो देवगिरी फोर्ट जैसा तो अनकॉन्करेबल तो फोर्ट तो आपको पूरे मतलब देश में कहीं नहीं मिलेगा जो आपके यहाँ पे है। तो ये यहाँ के ज़मीन में है। इस मिट्टी में लड़ाकू वृत्ति है, इस मिट्टी के अंदर इनोवेशन है, इस मिट्टी के अंदर एंटरप्राइज है। मैं 20 साल पहले जब औरंगाबाद आया, मैं बोलूँगा आपको कि बिल्कुल बकवास लगता था 20 साल पहले औरंगाबाद। आज का औरंगाबाद मैंने देखा है एकदम मॉडर्न, आपको बेस्ट से बेस्ट यहाँ पे होटल है, बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल है। तो 20 साल में तो बहुत बदल गया है। किसने चेंज किया है? यहाँ के एंटरप्राइजेस ने चेंज किया है।
लेकिन अगली जनरेशन को रिटेन करने के लिए ये हम जो अभी टेम्परेरी प्लेजर वाले मोड में जो आए हैं, ये टेम्परेरी प्लेजर वाले मोड से बाहर निकल के हमको फिर से मेहनत वाले मोड में जाना बहुत ज़रूरी है। पेन कंटिन्यूस रहेगा। कंक्लूड करके मैं यही कहूँगा कि अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हो, आप अगर कुछ बिजनेस करना चाह रहे हो तो ये समझना कि 14 वर्षों का वनवास शुरू हो रहा है। आप राम की तरह वनवास शुरू कर रहे हो तो भरपूर पेन रहेगा, लेकिन आपको 3 पार्टनर्स अगर सही मिल जाए, जिसमें सीता मैया है जो आपके ऊपर जो आपका बिजनेस पार्टनर बन जाए, लाइफ पार्टनर बन जाए, 50-50 पार्टनर बन जाए, कोई भी बिजनेस पार्टनर हो, इन्वेस्टर हो, जो भी हो, जो आपके ऊपर विश्वास कर रहा है। आपका परिवार का कोई सदस्य है, जैसे मेरे ऊपर मेरे पापा ने विश्वास किया, एक कंप्यूटर दिया, बैंडविड्थ का डिपॉजिट दिया, उनका विश्वास टूटे नहीं कभी भी। दूसरा है लक्ष्मण, जो भी पहला एम्प्लॉय बने, दूसरा एम्प्लॉय बने, पहले 10-15 एम्प्लॉयज़ आपके साथ में आ जाए, उनका विश्वास आपके ऊपर से ना टूटे, वो हमेशा आपके। और तीसरा है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है हनुमान। अब हनुमान इसमें क्या है कि टेक्नोलॉजी है, अनलिमिटेड टेक्नोलॉजी। उसको बोलो तू इधर से छलांग मार के तू समंदर पार कर सकता है, एक छलांग मारता है 50 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कवर करता है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी से पॉसिबल है। लेकिन इसमें एक ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ना सीता मैया ना लक्ष्मण हनुमान को अपना कॉम्पिटिटर समझे, क्योंकि टेक्नोलॉजी को कॉम्पिटिटर समझ के एम्प्लॉयज़ बगावत कर बैठते हैं। कई फैक्ट्रीज़ में आपके साथ में ऐसा हुआ होगा कि टेक्नोलॉजी आ रही है तो लोगों को डर लगने लगता है कि अब 200 वर्कर कम होकर 20 पे ही आ जाएगा। तो उन लोगों को कॉन्फिडेंस देना बहुत ज़रूरी कि टेक्नोलॉजी यहाँ पे दुश्मन नहीं है। हनुमान के बिना लंका नहीं जीती जा सकती, हनुमान के बिना राम और लक्ष्मण के प्राण भी नहीं बच सकते। तो हनुमान बहुत ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी का साथ यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। नहीं, बिल्कुल जैसे दिगंबर जी ने, डॉक्टर दिगंबर जी ने हमको जैसे बताया, तो वही बिल्कुल मेरे साथ में भी वैसे ही हुआ कि पॉइंट टू पॉइंट हम अपग्रेड करते चले गए। लेकिन चैलेंजेस तो डेफिनेटली बहुत सारे आए, फेलियर भी बहुत सारे आए। एक फेलियर में मतलब आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। हुआ यूँ कि अभी बिज़नेस जैसे ही शुरू किया और एक सेल्समैन वाली स्किल मेरे अंदर थी, चैट करता था, मैं ढूंढ के निकालता था अमेरिकन्स के नंबर्स वगैरह और उनको मैसेज करता था MSN मैसेंजर के ऊपर, ICQ के ऊपर, AIM AOL मैसेंजर के ऊपर। और वो उनको बोलता था कि मैं आपके लिए काम करने को रेडी हूँ, मैं BPO बिज़नेस करता हूँ, मैं आपके लिए काम करने को रेडी हूँ। और वो जैसे ही बोलते थे कि ये काम करोगे, मैं हाँ बोल देता था, काम शुरू, और वहाँ से फिर डॉलर आना शुरू। अब ये करते करते मतलब सब बढ़िया चल रहा है। अब मैंने फिर एक दिन ऐसे डिसीजन लिया कि बहुत मुश्किलों से गुजर रहे हैं। पापा ने बोला था कि भाई मेरे जैसे मतलब तकलीफ़ से नहीं जाना है तो तुम एंटरप्रेन्योर बनो। ये तो अपन और ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ा के ले रहे हैं। जिसको भी कमिटमेंट करते हैं वो नया कुछ डाल देता है सिर के ऊपर, वो और मेहनत शुरू हो जाती है। रात को 2-2, 3-3, 5-5 बजे कभी भी कॉल आता है। सुबह 7 बजे से फिर कॉल शुरू हो जाते थे। तो इंडियन लोगों के तो कॉल दिन में आ रहे होते थे, UK वालों के मतलब शाम में आ रहे होते थे, और अमेरिका वालों के रात भर कॉल आ रहे होते थे। तो ये लगातार 1-1.5 साल तक यही ऐसे ही चला। मैं बोला इतनी मेहनत करना पड़ रही है, मतलब मैं बोला चलो अभी क्या करें। तो इसमें मैंने निकाला कि BPO बिज़नेस बंद करते हैं, अपना खुद का वेब होस्टिंग बिज़नेस। जैसे जवाहर साहब ने बताया कि उन्होंने भी अपग्रेड किया, देखा कि होलसेलर बन जाऊँ, होलसेलर से खुद ही मतलब OEM बन जाऊँ। तो मैंने सोचा कि चलो हम भी अभी खुद ही डायरेक्ट वेब होस्टिंग कंपनी बन जाते हैं, कि BPO भी बंद करते हैं। और जिन भी कंपनीज़ को मैं सर्विस देता था उनका ही मैंने एक कंपनी का मैंने अमेरिका में टेक ओवर कर लिया। अब हुआ ये कि मैंने जो कंपनीज टेक ओवर करी उस पीरियड में, अमेरिका की एक कंपनी टेक ओवर करी, UK की 2 कंपनीज टेक ओवर करी, वो सब छोटी छोटी थी और उधर से रेवेन्यू कुछ आ नहीं रहा है। और BPO वाले सारे कस्टमर को मैंने बोल दिया, मैंने मतलब थैंक यू, अभी आपके साथ में मेरे को अभी काम नहीं करना है, आप बहुत तकलीफ़ देते हो करके एरोगेंस में मैंने आके उनको बोल दिया कि आप जाओ करके। तो उधर से पैसा आना बंद। ये कंपनी इसके ऊपर जिनके ऊपर मैं बेट कर रहा था कि भाई ये बहुत फास्ट ग्रो करेंगी, ये कंपनी कोई ग्रो हो नहीं रही। तो लगातार 8 महीने का समय ऐसा बीता मेरा 2006 में कि आ कुछ नहीं रहा है। 55-60 एम्प्लॉयज़ की जिम्मेदारी सिर के ऊपर है कि उनकी सैलरीज तो पे करना है, और इनकमिंग बंद। तो जितना भी कमाया था 1.5-2 साल में, मम्मी के अकाउंट में, बहन के अकाउंट में, पापा के अकाउंट में, सब निकाल के बांटना शुरू सैलरीज। अभी एम्प्लॉय बहुत शार्प होते हैं, उनको समझ जाता है कि अभी ये डूबती नहीं है, पहले भाग लो। तो देखते देखते वो 60 से हम 25 पे आ गए।
8 ही महीने में 60 में से मतलब 35 लोग चले गए, 25 लोग ही बच गए। मैं देख रहा हूँ यार, मैं तो कहीं पे ना सैलरी हाफ करी है ना कुछ किया है, सबको पे कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी लोग क्यों जा रहे हैं। तो उनको पहले समझ में आ जाते कि कुछ तो गड़बड़ हो गई है यहाँ पे। लेकिन देखो, इंसान अगर मेहनत करता रहे और माइंड से पॉजिटिविटी निकले ना, मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि मैं इंजीनियरिंग में जब था, अभी मैं कुछ 4-5 साल आपको पीछे लेके जा रहा हूँ, कि मेरे को मेरे कॉलेज में, मैं जिस कैंपस में पढ़ता था वहाँ पे MBA के कुछ स्टूडेंट्स थे। तो मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और वो MBA के, लेकिन वो सब मुझसे 8-8 10-10 साल बड़े थे एज में। तो मेरी क्यूरियोसिटी की, यार ये इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते लोग कि 30 की एज में, 32 की एज में MBA करने आ रहे हैं, पढ़ाई करने आ रहे हैं। मेरा बस चले तो मैं तो वापस कभी आऊँ ही नहीं पढ़ने के लिए, ये क्यों आ रहे हैं। वो क्यूरियोसिटी के चक्कर में उनसे जुड़ गया। उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे को एक किताब पकड़ाई, यू कैन विन। अभी जिन्होंने पढ़ी होगी वो जानते हैं, उसकी वैल्यू शिव खेरा साहब की लिखी हुई है। मैंने वो बुक ली हाथ में, मैंने कुछ उसको किया नहीं, क्योंकि मैंने बहुत क्लियरली बोला कि ये मजबूरी में मैं पढ़ाई कर रहा हूँ इंजीनियरिंग वाली। मैं ये जैसे ही होएगा, मैं इसके बाद में कोई किताब को हाथ नहीं लगाने वाला हूँ, तो आप मेरे साथ में ज़बरदस्ती मत करो। बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट करते थे, लगातार 9-10 दिनों तक उन्होंने पोलाइटली रिक्वेस्ट किया, और आखिर में फाइनली उनके रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने इंडेक्स पेज पढ़ लिया। फिर उन्होंने मेरे को पूछा क्या पढ़ा, तो बोले इंडेक्स पेज पढ़ा। मतलब ठीक है। फिर अगले दिन उन्होंने पूछा क्या पढ़ा, मतलब 50 पेज डायरेक्ट पढ़ लिए। हाँ, 50 पेज तूने डायरेक्ट पढ़ लिए? हाँ। बोले पहला चैप्टर ही पढ़ते पढ़ते इंटरेस्ट आ गया, तो मैंने फिर पूरे 50 पेज पढ़ लिए। और ऐसे करते करते 3-4 दिन में मैंने वो यू कैन विन ख़त्म। उस दिन से लेके तो पॉजिटिविटी का जो कीड़ा अंदर भर गया, तो किसी चीज़ में डर ही नहीं लगा। जब दिख रहा है कि अब ज़ीरो हो गया है, बैंक बैलेंस ज़ीरो हो गया है, ना पापा के अकाउंट में मैंने कुछ छोड़ा है, ना मेरे अकाउंट में, ना किसी के अकाउंट में, उसके बावजूद भी कॉन्फिडेंस था कि कहीं ना कहीं से कुछ तो मिरेकल होगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और अचानक ऐसा हुआ कि हमने जो मेहनत करी लगातार 6-8 महीने तक, गूगल में हर चीज़ के लिए हम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आना शुरू हो गए। ये 2006 की बात है, जब गूगल किसी को शायद मालूम भी नहीं होगा। हम गूगल में हर चीज़ में टॉप रैंक पे, ऑर्डर आ रहे 50-55 रोज़ के ऑर्डर्स आना शुरू हो गए। हम भी परेशान कि इतने ऑर्डर कैसे आ रहे हैं, जो आ रहा है देख रहा है ऑर्डर डाल रहा है, जो आ रहा है देख रहा है ऑर्डर डाल रहा है। हर महीने टर्नओवर डबल, हर महीने टर्नओवर डबल, लगातार मतलब 24 से 30 महीनों तक ऐसे ही चलता रहा कि हर महीने डबल होते जा रहा है रेवेन्यू। और फिर वहाँ से मतलब जो हमारा ग्रोथ हुआ, फिर हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। बाद में भी बहुत चैलेंजेस आए, लेकिन आप अगर पॉजिटिव माइंड रखोगे तो ये पॉजिटिविटी वाला जो कीड़ा है ना, ये रहना ज़रूरी है। क्योंकि पास्ट में जो कुछ भी हुआ है वो आपके फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए आपके साथ में हुआ है। तो आप अगर कभी फेल हुए थे, आपके साथ में धोखा हुआ, आपको किसी ने फंसा दिया, ये कर दिया, जो भी आपके पास में चीज़ें ऐसी हुई जिसमें आपको दर्द हुआ, आप उसको रिकॉल कीजिए और ये सोचिए कि अरे वो मेरे कुछ अच्छे के लिए हुआ मेरे साथ में, उससे कुछ तो बड़ा मैसेज मेरे को मिल रहा है, आगे का मेरा कुछ अच्छा होने जा रहा है, उस वजह से ये मेरे साथ में बुरा हुआ। ये सोच के इंसान काम करे, आपका आने वाला समय बहुत अच्छा होते चला जाएगा। अगर आप रिएक्शन दोगे, कुछ भी आपके साथ में बुरा होता है, मेरा ये बहुत अच्छा अनुभव है, साइंस में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। स्कूल में जब पढ़ता था तो लगता था कि ये सिर्फ बॉल जब ज़मीन पे गिरती है तो रिएक्शन होती है, स्प्रिंग जब छूटती है तो रिएक्शन होती है, ऐसा नहीं है। हर चीज़ की इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होती है। अगर आपने उस रिएक्शन के ऊपर और रिएक्शन दी तो फिर से और रिएक्शन होती है। रिएक्शन रुकेगी नहीं, बॉल तब तक बाउंस होना रुकेगा नहीं जब तक उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स रोकेगा नहीं। तो हमको ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि कुछ भी गलत अगर हो रहा है तो उसमें से पॉजिटिव सोचना ज़रूरी है। ऑटोमेटिकली वो गलत चीज़ वहाँ पे रुक जाती है और नया कुछ पॉजिटिव जन्म लेता है, और वो आपके लिए बहुत बड़ा आउटपुट लेके आता है। आप सोच नहीं सकते इतना अच्छा आउटपुट हमारे लिए लेके आता है। तो रिएक्शन करना बंद करें और एक्शन लेते रहे, बस हमारे हाथ में वही है। जवर साहब भी मानते होंगे, भगवान में बिलीव करते हैं, दिगंबर भगवान में विश्वास रखते हैं, तो इतने मतलब साधना करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो जानते ही है, आप भी जानती हो कि कहीं ना कहीं पे भगवान है। वो शायद मूर्ति में नहीं होगा, लेकिन वो सिस्टम को चलाने वाला कोई तो है। रात को सोता हूँ तो सुबह उठता हूँ ना सही सलामत, तो कोई तो है मेरा ध्यान रखता है रात में भी, तो वो है। लेकिन वो क्या करता है, वो बोलता है कि तू जैसा करेगा वैसा भरेगा, तूने जैसे कर्म किए हैं वैसे तेरे को फल मिलेंगे, तू जैसा रिएक्शन करेगा तेरे को वैसा मिलेगा। तू अगर लोगों के लिए अच्छा सोच रहा है, सब लोग तेरे लिए अच्छा सोचेंगे। तू आसमान की तरफ देख के फूल फेंक रहा है तो तेरे ऊपर बहुत सारे फूल बरसेंगे। तू आसमान की तरफ देख के थूक रहा है तो सब लोग तेरे ऊपर थूकेंगे।
ये बहुत सिंपल रूल बनाया हुआ है साइंस का। तो ये मैंने फॉलो किया और बहुत मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाया। आज भी चैलेंजेस आते हैं, लेकिन आने वाली चैलेंजेस के बाद में लोग एम्प्लॉयज़ आते हैं कि तुम बहुत पॉजिटिव सोचते हो, देखो तुम्हारे चक्कर में है ना 250 करोड़ का ऑर्डर चला गया कंपनी के हाथ से। मतलब शांति रख, कुछ तो कहीं ना कहीं से कुछ तो होगा, घूम फिर के वो बढ़ के ही आएगा तेरे हाथ में। और अचानक 1 महीने बाद में खबर आती है कि जिस पार्टी ने ऑर्डर जीता था वो पार्टी से कुछ एग्जीक्यूट हो नहीं रहा, अब वो 320 करोड़ में आपको देना चाहते हो काम। तो ये होता है पॉजिटिव सोचने वालों के साथ में, ऑटोमेटिकली ये बहुत सारी चीज़ें होती है ऐसी, अगर हम लगातार सोचते रहे। अब मैं इसके बारे में मतलब थोड़ा सा और इलेबोरेट में मैं आपको आगे बताना चाहूँगा। बलदेवा जी के ने कुछ क्वेश्चन मेरे साथ में पहले से ही सीक्रेट में शेयर कर रखे, तो मैं अगले सेशन में कुछ और सीक्रेट्स आपके साथ में शेयर करूँगा। वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए यहाँ पे मेरे जो खास मेरे जो बच्चे बैठे हैं, यहाँ पे कुछ भाई बहन मेरे बैठे हुए हैं, मेरे सगे संबंधी रिश्तेदार भी यहाँ पर आकर आज बैठे। मैं चाहूँगा कि यहाँ से निकले तो एंटरप्रेन्योर बन के ही बाहर निकले। जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि आपके पास में हनुमान है और हम मतलब हमारे जो मेंबर्स हैं या हम खुद भी शायद से उससे डर रहे। अब उसके अंदर शक्ति अपार है, तो उसकी शक्ति देख के तो कोई भी डर जाता है कि यार इसके मुंह पे वज्र मार दो, नहीं तो ये कल को चल के बड़ा तबाही मचाएगा। लेकिन उसके मुंह पे वज्र मारने से आपका प्रोग्रेस नहीं हो सकता, आप तकलीफ़ों से गुजरते ही रहोगे। आपको अगर सेवक चाहिए तो ये टेक्नोलॉजी है, चैट जीपीटी इतना बड़ा मतलब सेवक बन के आया हुआ है सबका। अभी 10-15 दिन पहले 10 दिन पहले की बात है, बीड़ के समाज ने मुझको इनवाइट किया और बोला कि आप ऑनलाइन वेबिनार दो चैट जीपीटी के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग। अभी क्या है कि इंसान परसेप्शन लेके चलता है कि बीड़, और वहाँ पे मैं लोगों को समाज मत के लोगों को मैं गाइड कर रहा हूँ। पहले मैंने बैकग्राउंड निकाला, सभी मैक्सिमम दुकान धंधे वाले लोग। अभी मैं इनको बोला इनको मैं कैसे, तो मैंने शुरुआत ही वहाँ से वैसी करी कि मैं बोला चैट जीपीटी में ओपन कर रहा हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ कि आपने मेरे को इन्वाइट किया और मैं सर्च कर रहा हूँ इसके अंदर कि मारवाड़ी समाज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्या कर सकता है। उसने लंबा चौड़ा बना के 15-20 लाइन का दे दिया है कि द मारवाड़ी कम्युनिटी इज़ अ बिजनेस कम्युनिटी, दे हैव बीन ट्रेडिशनली डूइंग दिस बिजनेस बट नाउ द कम्युनिटी नीड्स टू। मैं बोला देखो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, चैट जीपीटी बोल रहा है। तो वो सब लोग हैरान वहाँ पे कि अरे ये क्या, आपने पहले से कुछ प्रोग्राम करके रखा होगा। मतलब कुछ नहीं, तुम करो, सब ओपन करो अपने अपने मोबाइल के अंदर कि chat.openai.com सर्च करो। उसके अंदर वो सर्च कर रहे सब हैरान, अरे ऐसा कैसे हो सकता है। बोले ये सच्चाई है, ये आपका सेवक है, आप इसको दुश्मन समझ रहे हो कि ये आएगा तो हमारे दुकान धंधे बंद हो जाएंगे, ये आ जाएगा तो सच्चाई आनी चालू हो जाएगी लोगों के सामने। अरे सच्चाई तो आने दो ना, क्या प्रॉब्लम है। ये सच बोल रहा है, गूगल सच नहीं बोल रहा है। गूगल आज के डेट में क्या कर रहा है, चीटिंग कर रहा है। 3 साल बचे गूगल की लाइफ के, लिख के दे रहा हूँ मैं यहाँ पे कि 3 साल ज़्यादा से ज़्यादा बचे गूगल की लाइफ के। 3 साल से आगे गूगल रिडंडेंट होता चला जाएगा। हमने देखा है, मेरे आंखों के सामने मैंने याहू देखा है, AIM देखा है, AOL देखा है, SUQ देखा है, MSN देखा है, अल्टा विस्टा देखा है। ऐसे 50 कंपनीज मैंने देखे जो इतने बड़े थे कि उनके जो प्रमोटर्स थे वो प्राइवेट जेट में घुमा करते थे। आज उनके पास में कुछ भी नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं उन कंपनीज का। तो जो कंपनी जेन्युइनली आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देती है वही कंपनी आज के आने वाले समय में सर्वाइव करेगी। और डेटा इज़ द न्यू ऑयल। जिसके पास में करेक्ट डेटा है और वो करेक्ट तरीके से उस डेटा को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है, जो ईमानदारी रख रहा है, वही बिजनेस से सर्वाइव होने जा रहे हैं। अब आप एक बार चैट जीपीटी इस्तेमाल करो और फिर वही चीज़ गूगल में सर्च करो। आप 25 बार अगर सर्च करोगे तो उसमें से 20 बार तो भी ऐसा होगा कि गूगल गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा आपको और चैट जीपीटी आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा। तो ये AI ML जो है ये बहुत बड़े लेवल पे निकल गया है। ये अब वीडियोस बना सकता है आपके लिए, ये इमेजेस बना सकता है। मेरे एक रिश्तेदार ने मेरे को कांटेक्ट किया, बोले पीयूष मेरे पास में 2 होटल आ गए हैं बंटवारे में, क्या करूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोला आप चिंता मत करो, 1 घंटे में वेबसाइट बना के देता हूँ। मैंने डाला जवाहर में ऐसा ऐसा रिजॉर्ट है, प्लीज़ कंटेंट बना के दो उसके लिए वेबसाइट। बढ़िया सा सारे वेब पेजेस बना के दे दिए चैट जीपीटी ने। ये हर किसी के लिए फ्री में अवेलेबल है, chat.openai.com मोबाइल के ऊपर डालना है और ये हर किसी के लिए फ्री में अवेलेबल। वो तुरंत उसने वो होटल के लिए कंटेंट बना के दे दिया कि इतने खूबसूरत इसमें है, सह्याद्री के फुट हिल्स में है, इतने आसपास में वाटरफॉल्स है, यहाँ पे आके रिजॉर्ट में रहने वालों को ये मज़ा मिलता है। वो हर चीज़ वो बता रहा है।
तो ऐसा ही इंडस्ट्री 4.0 जो है, ये ऑटोमेशन लाने का समय आ गया। औरंगाबाद में जो भी बिजनेसमैन है, जो भी इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, कई बार ऐसा होता है, मेरे नासिक में मैंने कई दोस्तों को रिकमेंड किया कि तुमको मोहब्बत हो गई अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में, लेकिन ये लंबी नहीं टिकने वाली है, मशीन्स का टाइम आ गया है। तो एक दोस्त ने मशीन्स लाई तो 200 से डायरेक्ट 20 पे आ गए एम्प्लॉयज़ उसके। बोले पीयूष मेरे 6-7 करोड़ रुपए गए, लेकिन अब मशीन से काम बहुत फास्ट हो रहा है। मैं प्रोग्राम करता हूँ मशीन और जैसा चाहिए वैसा आउटपुट आता है। मेरे को किसी को जाके रात दिन उनके पीछे लगने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, इतने सारे सुपरवाइजर्स रखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। मशीन्स क्या करने वाले हैं, अगले 10 साल में वर्कर जो है वो कम हो जाएंगे, लेकिन इनको हमको स्किल करना है। हमको ऐसा नहीं कि वर्कर्स को टर्मिनेट करना है, इनको स्किल करो। वर्कर्स को भी समझाना ज़रूरी है, लक्ष्मण को भी बताना ज़रूरी कि भाई तेरा काम अब अलग हो गया है, तेरा काम पूरे टाइम मेरी सेवा करना नहीं, अब तेरा काम जो है उसको अपग्रेड कर ले तू, क्योंकि हनुमान आ गया है। अब हनुमान आ गया है तो बड़े बड़े काम जो हनुमान करने वाला है। तो आपको एम्प्लॉयज़ को स्किल करो, उनको ट्रेन करो कि नया नया चीज़ें सीखे, AI/ML सीखे, IoT सीखे, ब्लॉकचेन सीखे, AR/VR सीखे। अब अगले 6 से 7 सालों में ये क्लाउड कंप्यूटिंग जो है, पब्लिक क्लाउड जो है, ये कम हो जाएगा और एज क्लाउड आने वाला है। अब एज क्लाउड यानी क्या है कि यहाँ पे बाहर गाड़ी खड़ी होगी किसी की और उसमें इतना कंप्यूट पावर होगा कि जो हमारे डेटा सेंटर से चल रहा है। बस 8 से 10 साल में ये होने वाला है कि वो यहाँ से बैठे बैठे पेटाबाइट्स ऑफ डेटा वो ब्रॉडकास्ट कर रही होगी। ये गाड़ी उधर वाले मतलब हमारे क्रांति चौक में किसी एक गाड़ी को ट्रांसफ़र कर रही होगी, वो क्रांति चौक वाली गाड़ी कहीं पे वो रेलवे स्टेशन वाले गाड़ी को ट्रांसफ़र कर रही होगी। ये 6G या आने वाले समय में 7G भी आ जाएगा, पता नहीं किस स्पीड से एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन करेंगे। तो एज क्लाउड आने वाला है, तो बहुत सारी चीज़ें आने वाली, इसको अडॉप्ट कर लो, बहुत जल्दी इसको एक्सेप्ट कर लो। जिनके घर में बच्चे टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, उनको आप बोलो कि बाबा कुछ समय डेली आप सिर्फ राइट चीज़ें सीखने पे डालो, ना कि वो रील्स के ऊपर। रील्स का नशा जो घर में लगा है, तो इसमें पेरेंट्स को ही सबसे ज़्यादा लगा हुआ है ये नशा। घर में बड़े बुजुर्ग भी बंद करें रील्स देखना, वो ABP माझा देखना बंद करे, यूट्यूब है या इंस्टाग्राम है, सब रील्स बंद करो, टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान दो। क्योंकि जो आज टेक्नोलॉजी सीखेगा वो आगे चल के भी महेश नवमी मनाएगा। जो टेक्नोलॉजी नहीं सीखेगा वो महेश नवमी के दिन फिर कहीं ना कहीं पे फिर वो बहुत मेहनत करते हुए देखा। मैंने मेरे परिवार में देखे हैं 500 करोड़ की पार्टी 20 साल के अंदर -5 करोड़ हो गई। ये समय बदलते समय नहीं लगता, आपको दिखता नहीं 20 साल में क्या परिवर्तन आया, लेकिन 500 से -5 भी हो जाता है आदमी अगर टेक्नोलॉजी का साथ नहीं लेगा, अगर मेहनत नहीं करेगा और फ्यूचर की नहीं सोचेगा। सेलिब्रेशन मोड से बाहर निकालो, रील्स वाले मोड से बच्चों को बाहर निकालो, अपने आप को भी बाहर निकालो और मेहनत करना शुरू कर दो टेक्नोलॉजी के ऊपर। नहीं, बिल्कुल 100% दिगंबर जी ने जो बोला कि अपने परिवार वालों ने साथ में अपने आना चाहिए। और जो इसके ऊपर एक डेफिनेशन है इस वर्ड के लिए कि हमने जो किया वो 0 to 1 है, और हमारे लाइफ के एंड तक शायद हम 1 to 10 तक ले जा पाएंगे, लेकिन ये जो बच्चे हैं ये इसको 10 to 100 या फिर इन्फिनिट तक भी ले जा सकते हैं। तो पार्थ से मैं बात कर रहा था तो बहुत क्लियर उसका माइंड था कि पापा ने जो स्ट्रगल किया, पार्थ बलदवा यहाँ पे ही बैठा है, तो पापा ने जो स्ट्रगल किया ठीक है, लेकिन अब मैं इसको 10 to है ना 100 तक लेके जाऊंगा। मैं बोला तू 10 to 100 तक लेके जाएगा, लेकिन मैं तेरे को ऐसा पीछे से आके किक मारूंगा कि तू इन्फिनिट तक जाएगा, तो रुकेगा नहीं 100 पे भी। तो ये बच्चों में क्वालिटीज़ है, बच्चों में बहुत अच्छे क्वालिटीज़ है, लेकिन इनको क्या होता है कि कई बार पेरेंट्स ये बोलते हैं कि अरे देख हमने इतनी मेहनत करी, हमको खाने को नहीं मिलता था, हमने इतना स्ट्रगल किया, तुम्हारे लाइफ में कुछ स्ट्रगल नहीं। अब वो क्या है कि हम कितना भी कोशिश कर ले, इनके लाइफ में शायद वो स्ट्रगल आ नहीं सकता है जो स्ट्रगल से हम बीते हैं। तो इसलिए हम कोशिश ये करें कि इनको कैसे बने बनाए प्लेटफॉर्म के ऊपर पॉजिटिव माइंडसेट लेके आगे बढ़ना सिखाएं। ध्यान रहे कि इनमें अहंकार ना आए, इनके अंदर मतलब बाकी की चीज़ों का लालच ना आए, और ये हर बार लगातार अच्छी चीज़ सीखते रहे। मेरे साथ में ऐसा हुआ कि कोमल मतलब मेरी और कोमल की जब शादी हुई तो शुरू में थोड़ा सा रेजिस्टेंस था कि ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कुछ अभी परिवार में ही मतलब कुछ लोग हैं जो थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी वगैरह सब जानते हैं, उन्होंने बोला कि नहीं 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 तुम दोनों साथ में काम करोगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगी, तुम्हारा ESDS में ये प्रॉब्लम हो जाएगा, वो प्रॉब्लम हो जाएगा। बोला नहीं ये करेगी। कोमल ज्वाइन हुई तो कोमल को मैंने बोला कि तू सबसे पहले है ना ऑनलाइन मार्केटिंग सीखेगी। वो वहाँ पे और प्रॉब्लम, क्योंकि उसको मार्केटिंग से एक मतलब बहुत ज़्यादा नफरत थी, वो शुरुआत ही उसने मार्केटिंग से करी।
हुआ ये कि उसको जैसे मार्केटिंग आने लग गया, कंपनी का काफ़ी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और जब वो एचआर बनी कंपनी में, तो उसने सिर्फ एचआर ही नहीं हैंडल किया, तो चीफ एचआर ऑपरेशंस और चीफ मार्केटिंग दोनों पोजीशंस आज वो साथ में हैंडल करती है। और जो लोगों का, यहीं पे कोमल बैठी है, तो जो लोगों का मेरे साथ कनेक्शन नहीं बन पाता है, कुछ लोग ऐसे हैं कंपनी में कि जो बिल्कुल मेरे साथ में आके खुलते नहीं हैं, वो सारे लोग जाते हैं और कोमल के साथ में खुलते हैं। अभी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मेरे और कोमल से भी नहीं खुलते, वो प्राजक्ता मेरी सिस्टर जो है वो उसके साथ में खुलते हैं, उसके साथ में जाके बात करते हैं। तो परिवार के अगर 2-4 अच्छे सदस्य हमारे साथ में आ जाए तो लोगों के मन में वो कहीं ना कहीं पे तो रहता ही है। अभी इसको नेपोटिज्म बोलेंगे, कुछ बोलेंगे लोग, वो आप प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिए, कोई उसको उतना मतलब ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर फैमिली वाला कोई मेंबर, अच्छा मेंबर अगर सही काम करने में लग जाए कंपनी के अंदर, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और वही एक कोई फैमिली मेम्बर अगर लालच में आ जाए, खुद का फ़ायदा करने के लिए लग जाए, तो कंपनी का नुकसान भी होता है। तो एज अ टॉप पर्सन इन दी ऑर्गेनाइजेशन ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी कि सब लोग सेवा भाव से ही अपने कंपनी में काम करें, कि हमारे साथ में जितने भी लोग जुड़े हैं सबको हम सेवा दे रहे हैं। और उसमें फिर वो लोग आके आपके साथ में शेयर करते, क्योंकि उनका किसी भी बाहर का आदमी को आप सीईओ बोल के लेके आ जाओ, एमडी बोल के लेके आ जाओ कंपनी में, इतना ट्रस्ट नहीं बैठता है जितना फाउंडर की फैमिली के लोगों के साथ में ट्रस्ट बैठता है। तो ये बिल्कुल मैं डॉक्टर दिगंबर झंवर के बात से मैं बिल्कुल, कुछ चीज़ें मैंने मतलब शुरू में मैंने जो शुरू करी कि हम लोगों को खाना खिलाए वगैरह वगैरह, लेकिन देखा मैंने कि आप अगर गरीब को खाना खिलाते हो, वो अगले दिन फिर भूखा हो जाता है। हम फिर सोचते हैं कि चलो लोगों को कुछ मतलब हम पैसा बांटे वगैरह, वो फिर वो लालच आ जाता है लोगों के मन में कि आप उसको ज़्यादा बेनिफिट दे रहे हो, उसके मन में लालच। आप कुछ भी करने जाते हो लोगों के लिए, तो उसका एक अलग रिएक्शन भी अलग से आता ही है। तो फिर मैंने देखा कि अगर हम एजुकेशन दें लोगों को, तो क्या, अगर लोगों को हम अपस्किल करें, अपग्रेड करें, तो उसके लाइफ में चेंज आते हैं। तो वो हमने शुरू कर दिया, हमने लोगों में एजुकेशन करना शुरू कर दिया। और अब मैंने एक अलग लेवल पे मैं अब इसको लेके गया हूँ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। अब मैं, कोमल, हम सब मिलके इसको बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं रेगुलरली, कि जिस दिन भी मैं नासिक में रहता हूँ, कंपलसरी कर दिया एचआर डिपार्टमेंट को कि आप मेरे को या कोमल जब नासिक में रहती है, आप हमको पकड़ो और 2 घंटा लेके जाओ और एम्प्लॉयज़ को पकड़ पकड़ के लाओ। एट अ टाइम 10-10, 15-15 एम्प्लॉयज़ आप पकड़ के लाओ और उनसे हम 1-on-1 करेंगे। कितना भी बिजी शेड्यूल रहे, आप पकड़ो हमको और लेके जाओ और हमारा 1-on-1 कराओ। ऐसा अगर आपने नहीं किया तो एचआर वालों को पनिशमेंट, उनका KRA कट जाएगा, KPI कट जाएगा। क्योंकि हम जब ऑफिस में रहते हैं, ऑब्वियसली बहुत सारे कॉल चल रहे होते हैं, मीटिंग्स चल रही होती है, गेस्ट आ रहे होते हैं, तो टाइम निकाल नहीं पाते। लेकिन हमने ये कॉन्शियस कॉल लिया है कि हम कंपलसरी, इससे होने क्या लगा कि जब हम फ्रेशर से मिलना शुरू हो गए, अपने एम्प्लॉयज़ से मिलना शुरू हो गए, कुछ लोग नए जब आते हैं तो वो आपके सामने लिटरली काँपना शुरू कर देते। अभी कई लोग ऐसे होते हैं कि एकदम जस्ट पास आउट हुए, फ्रेशर है, और एकदम आए और कंपनी में और थर काँप रहे कि वो ठीक से बात नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। उनको ये रियलाइज़ करवाना कि तुम यहाँ पे जो ज्वाइन हुए हो, तुम एक बहुत कमज़ोर बैकग्राउंड से आए हो, परिवार का इतना कोई अच्छा बैकग्राउंड रहा नहीं, आप लोग शायद बहुत अच्छी इंग्लिश बोल भी नहीं पाते हो, कम्युनिकेशन में कमज़ोर हो, लेकिन अगले 6 महीने में, अगले 1 साल में हम तुमको पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देंगे। और ये हम तुमको ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, तुम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करोगे। और फिर जब 6 महीने बाद में हम उन लोगों से मिले, 12 महीने बाद में हम उन लोगों से मिले, उनकी लेवल ही अलग थी। ये कैसे होता है? कोई इंसान 6 महीने में या 12 महीने में इतना ट्रांसफॉर्म कैसे हो सकता है? तो ये अंदर जो है, ये बोधि जो है, या ये भगवान जो है, ये सबके अंदर ही है। ये सबके अंदर ज्ञान की मतलब बोधि बैठी हुई है, लेकिन उसको जगाना बहुत ज़रूरी है। ये लोगों तक मैं लेके जा रहा हूँ कि भाई अपने अंदर ही है तुम्हारे, पूरी दुनिया को जीतने की शक्ति तुम्हारे अपने अंदर ही, ये करो वो करो। और कई किताबें पढ़ी है मैंने बिकमिंग सुपर नेचुरल जैसी किताबें पढ़ी है, या मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स है, ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें हैं कि जो आप मतलब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, या ब्रायन ट्रेसी की 200 से ज़्यादा अच्छी किताबें हैं, जिम कॉलिंस की जो है बियॉन्ड एंटरप्रेन्योरशिप 2.0। तो ऐसी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना ज़रूरी है। लोग पढ़ने से मना करते हैं, तो उनके साथ में वो शेयर करना ज़रूरी, थोड़ा सा उनको बताना ज़रूरी कि ये किताब में ऐसा दिखा है, ये किताब में जिम कॉलिंस ने ऐसा लिखा है, ब्रायन ट्रेसी ने ऐसा लिखा है, ये डॉक्टर जो डिस्पेंजा जो है ये ऐसा बोलते हैं।
तो ये बताने से लोगों को मैंने अपग्रेड करते हैं। मैंने अब कुछ लोग तो ऐसे हैं, मेरे मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन से 50 लोग ऐसे निकले हैं जो एंटरप्रेन्योर बने हैं। पिछले 20 साल में 50 लोग एंटरप्रेन्योर्स बने हैं, और इनमें से 3 तो ऐसे कि जिनके कंपनी में आज 100 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। 3 एंटरप्रेन्योर्स तो ऐसे कि, और उनमें से 2 ऐसे हैं कि जिन्होंने मतलब लगभग 7-8 गाड़ियाँ अपने एम्प्लॉयज़ को गिफ्ट करी है। जो उन्होंने मेरे को देखा करते हुए वो उन्होंने कॉपी किया और वहाँ पे किया। तो ये क्या है कि लोगों को आप जो देते हो वो आगे, आप अगर लोगों में लालच बांटोगे तो वो भी आगे लोगों में लालच बांटेंगे। आप अगर लोगों में मतलब उनके काम का रिवॉर्ड बांटोगे, आप लोगों में ज्ञान बांटोगे तो वो भी आगे चल के ज्ञान बांटेंगे। और मेरे को बड़ी खुशी है, मेरे को इस बात का ज़रा भी दुख नहीं कि 50 अच्छे एम्प्लॉय मेरे को छोड़ के चले गए और एंटरप्रेन्योर बने। मेरे को इस बात का ज़रा भी दुख नहीं, क्योंकि मेरा परिवार जो आज है वो 1200 लोगों का परिवार नहीं है। उन सब 50 एंटरप्रेन्योर्स के अंडर में काम करने वाले वो सब भी आज ESDS परिवार का ही हिस्सा है, क्योंकि ESDS ने उनको उस लेवल तक लेके गया जहाँ पे वो एंटरप्रेन्योर बन सके। तो ये कल्चर एंटरप्रेन्योरशिप जब भी करे, अपने परिवार का बच्चा जब भी एंटरप्रेन्योरशिप करे, ये सोच के ही वो बच्चा करे कि मेरे को भी आने वाले समय में और एंटरप्रेन्योर्स बनाना है, जॉब सीकर्स नहीं बनाना है। हम सब मिलके जॉब गिवर्स बने, हर कोई अपने आप में एक एंटरप्रेन्योर बने, कई एंटरप्रेन्योर्स उसके अंडर में तैयार होते चले जाए। तो ये देश जो है ये $30 ट्रिलियन नहीं, फिर बड़े लेवल पर जो हमारा सपना है देश का, कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि 2047 तक भारत $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहिए। हो सकता है, समय है, अभी भी भरपूर समय हमारे हाथ में है। 25 साल हमारे हाथ में है, 24 साल हमारे हाथ में है। बन सकता है भारत $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है, जो अगर ये हम इस तरीके से सोचें। आज से 1400-1500 साल पहले जब औरंगाबाद में इतने बड़े बड़े चमत्कार हो सकते थे, तो अब तो हमारे पास में टेक्नोलॉजी है, बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज़। इन सब टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि एक अपने समाज का ही एक शार्क टैंक जैसा हम एक शुरू करें। काफ़ी लोग यहाँ पे शार्क टैंक देखते हैं, तो बिल्कुल वो ही फॉर्मेट में हम अपना शुरू करें, क्योंकि उन्होंने भी अमेरिका वाले ही कॉपी किया है। ऐसा नहीं कि उनका कुछ इनोवेशन है उसके अंदर। जो चीज़ अच्छी है वैसा करना, रिपीट करना, कॉपी करना, उसमें कोई बुराई नहीं है। और इससे क्या हो जाएगा कि समाज के जो मतलब रिच कम्युनिटी है, जो हमारा जो जिनका पुराना पैसा है या जिनका नया पैसा भी है, सबको अपॉर्चुनिटी मिले स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट करने का। इससे क्या हो जाएगा ना कि हमारे समाज के एक जो पूंजीपति वर्ग जो है उसमें कंपटीशन लग जाएगी समाज के ही एंटरप्राइजेस में इन्वेस्ट करने का। क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि एक अच्छा बच्चा कोई एक अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आता है, उसको कोई फंड करने को तैयार नहीं। अगर वो कहीं वैसे थोड़ा बहुत पापा मम्मी से पैसा लेके भी आता है तो उसको मेंटरिंग गाइडेंस करने को कोई तैयार नहीं कि कहाँ से वो नॉलेज ले सकता है, कहाँ से वो एम्प्लॉयज़ हायर कर सकता है। उसको प्लेटफॉर्म चाहिए। तो ये शार्क टैंक क्या रहेगा ना, किसी फंडिंग प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा, नॉलेज का प्लेटफॉर्म भी रहेगा। इस पे आपको इंटरेस्ट है ना, आपको ML में AI ML में इंटरेस्ट है ना, पूरा आपको उसी का नॉलेज मिलेगा। आपको लो कोड नो कोड में इंटरेस्ट है, आपको पूरा लो कोड नो कोड के प्लेटफॉर्म मिलेंगे। लो कोड नो कोड की इंटरेस्ट रखने वाले बाकी के पार्टनर्स मिलेंगे जो साथ में आपके आना चाहते हैं, कितना शेयर होल्डिंग लेना चाहते हैं, ये सारा हम स्टिच करके दे सकते हैं। मेरे जैसे काफ़ी सारे लोग हैं, दिल्ली में भी काफ़ी बड़े लोग हैं, तो वो सारे लोग मिलके भी ये कर सकते हैं कि इसमें ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ लोग अपना नॉलेज लेके आएंगे, कुछ लोग अपना पैसा लेके आएंगे, और कुछ लोग इसको चलाने में हेल्प कर देंगे। तो ये मेरे ख्याल से आज के बाद हम ये इसके ऊपर काम करना शुरू करें। मैं भी बाकी मतलब शहरों में और हमारे जो नेशनल लेवल के जो सेक्रेटरीज वगैरह उनको भी मैं जानता हूँ। तो मेरे ख्याल से हम ये इनिशिएटिव ले और जल्द से जल्द ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए, तभी जाके हम कुछ बड़ा लेवल पे हम एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड कुछ ला पाएंगे और समाज को आगे ले जा पाएंगे। बहुत धन्यवाद।